हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से तैयारी चल रही होगी। ये हमारा पार्ट 4 है जो हम आइसोमेरिज्म हमने शुरू की थी। तो आइसोमेरिज्म के हमारे पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करी थी। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करी। थर्ड पार्ट में हमने कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म डिस्कस करी और फोर्थ पार्ट में अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक से एडवांस तक है। तो स्टार्टिंग से क्लास 11 से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो आपको क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11 में तो आपका कुछ इतना है ही नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लास 12 में शुरू होती है, वो भी एल्काइल हैलाइड से शुरू होती है, बट एल्काइल हैलाइड में भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। बट हाँ, कॉम्पिटिशन पर्पज़ से आपके पास में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कायरलिटी क्या होती है। कायरलिटी क्या होती है हमारे पास में, अगर हम कायरलिटी को डिफाइन करें तो कायरलिटी दैट आर ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, उन्हें हम कायरल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओ लें और ओ की मिरर इमेज बनाएं, तो ये वाली जो मिरर इमेज है ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, यानी कि ओ को ओ के ऊपर रखेंगे तो पीछे वाला ओ आपको दिखाई नहीं देगा। द बिलो ओ इज इनविजिबल बिकॉज ऊपर वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में होती है सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों इमेज सुपर इम्पोजेबल हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज जो कि एक दूसरे को इम्पोज नहीं करती। जैसे कि अगर हम दोनों हाथ लें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, कि बीच में आपका मिरर है तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बट मैं इस हैंड को अगर मैं इस हैंड के ऊपर रखने की कोशिश करूंगी तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगी इस तरीके से। तो ये है एक दूसरे की मिरर इमेज, बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, तो दैट इज कॉल्ड कायरलिटी। इसे हम कायरलिटी कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अगर आपका कार्बन का सेंटर है और ये इससे 4 ग्रुप अटैच हैं इस तरीके से, तो ये चारों जो हैं इसकी मिरर इमेज इस तरीके से है। अब अगर मैं इस मिरर इमेज को उठा के यहाँ पे लाने की कोशिश करूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर जो ब्लू वाला पार्ट है, उस ब्लू वाले पार्ट के ऊपर ग्रे वाला पार्ट आएगा और ग्रे वाले पार्ट के ऊपर ब्लू वाला पार्ट आएगा। अगर आप इसको रोटेट करा के भी सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करोगे तब भी ये इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप ग्रुप को रोटेट कराओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मेरे पास में इस तरीके से है। इसको बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन भी हम ले लेते हैं। तो ये अगर मेरे पास में बिलो द प्लेन है और ये मेरे पास में अबव द प्लेन है, तो ये अगर बी है, ये डी है, ये ए है और ये ई है। फॉर एग्जाम्पल ये है, हमने इसकी यहाँ पे बीच में मिरर लगा दिया और मिरर लगा के जो इसकी इमेज बनी वो ये है ई। यहाँ पे हमारे पास में आ गया ए, दैट इज अबव द प्लेन, बी, और ये तुम्हारे पास में बिलो द प्लेन, ये डी है। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करी तो यू विल सी कि डी के ऊपर ए आएगा और ए के ऊपर डी आएगा। तो ये दोनों जो इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब आप कहोगे कि मैं इसको रोटेट करा देता हूँ, और रोटेट करा के करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको रोटेट करा दिया। रोटेट मैंने इसको इस तरीके से कराया कि मैंने ऊपर से पकड़ा और इसको घुमा दिया। घुमाया कैसे, मैंने 120 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया। ओके, तो अगर आपको लगता है कि हम इसको रोटेट करा देते हैं और रोटेट कराने के बाद में देखते हैं कि ये सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा। मैंने रोटेट करा दिया इसे इस तरीके से कि मैंने ऊपर से टॉप से पकड़ के इसको रोटेट कराया, इस तरीके से टॉप से पकड़ के रोटेट करा दिया। तो ई मेरा यहीं का यहाँ रहेगा, मैंने यहाँ से होल्ड करते हुए इसको रोटेट कराया है। अब क्या हुआ, ये बी मेरे पास में यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे मेरे पास में डी आ गया, और अब मेरे पास में ए बिलो द प्लेन चला गया। अब इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो तो बी के ऊपर डी आएगा और ए के ऊपर ए आएगा, बट बी और डी चेंज हो गए। तो आप किसी भी तरीके से रोटेट कराने की कोशिश करो, और रोटेट करा के इसको कैसे भी करो, ये वाली जितनी भी इमेजेस होंगी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। जो इसकी मिरर इमेजेस बनेंगी वो दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो इसे हम कायरलिटी कहते हैं, इसे हम कायरल कंपाउंड, चिराल या कायरल, आप जो भी बोलना चाहें। तो ये हमारे पास में होता है कायरल कंपाउंड। अब हमारे पास में देखो, हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो कंपाउंड है उसका 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के लिए अब ये देखो,
3D स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट हर बार मैं ये थोड़ी कहूँगी कि ये इसकी सुपर इम्पोजेबल इमेज है, ये वाली इमेज है या वो वाली इमेज है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें डेजिग्नेशंस दे देते हैं। डेजिग्नेशन से मतलब क्या है, अगर मेरे पास में मान लेते हैं ये A है, ये आपके पास में B है, और यहाँ पे आपके पास में C था, और ये आपके पास में D है। ये एक कंपाउंड है। अब इसी का हमारे पास में दूसरा कंपाउंड ये है, जहां पे A है, ये B है, मिरर इमेजेस ले ली मैंने, ये D है और ये C है। अब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं यानी कि ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे? ऐसा थोड़ी हर बार ये लिखेंगे कि ये वाली मिरर इमेज या इधर वाली मिरर इमेज। तो हम इसको डेजिग्नेशंस देते हैं जिसमें कि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन करते हैं R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आता है RSN कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ये तुम्हारे पास में आ गया एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप R और S कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हो तो आपको सर्टेन रूल पता होने चाहिए। पहली चीज़, आप किसी भी कंपाउंड के लिए कर सकते हैं, चाहे आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हो, सॉहर्स दिया हो या फिशर प्रोजेक्शन दिया हो। तो हम एक एक सबको लेके चलेंगे और सबको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो डेजिग्नेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग द CIP रूल। तो अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जब आप बताओगे, तो आप यहाँ पे दोबारा CIP रूल को स्टडी करोगे या दोबारा पे CIP रूल का यूज करोगे। तो ये CIP रूल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले ही पढ़ लिया था, तो एक बार वो रूल देख लेना। पूरा डिटेल में मैंने आपको जो भी 4-5 रूल हैं वो मैंने वहाँ करा दिए हैं। अब क्या है, अब कैसे आप डिफाइन करेंगे? जब भी आप कंपाउंड को देखेंगे तो आपको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली चीज तो आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी आपके पास में यहाँ पे सीधे ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ पे ये आपके पास में CH और H है, ये भी आपके पास में CH और H है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। इस यानी कि ये सबसे पहले हमारे पास में 1 आ गया। अब हमें 2 और 3 देने हैं। अब नेक्स्ट वाला लो, ये CH और H है, और इस नेक्स्ट वाले में मेरे पास में C और C है, ये देखो, और फिर H है। तो प्रायोरिटी हमें पता चल गई कि आपके पास में आप इस वाले को 2 दोगे, इसे आप 2 दोगे और इसे 3 दोगे, और ये आपके पास में आ गया 4। यानी कि अब आपको प्रायोरिटी पता चल गई, आपने प्रायोरिटी डिफाइन कर दी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। अब आपको बताना है कि आपका कंपाउंड R है या S है। यानी कि एक्चुअली हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में बाय नेमिंग कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें सिंपली R और S कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे कंपाउंड का जो 3D स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा। तो उसमें आपको हमेशा ये डिफाइन, मतलब ये नहीं है कि मिरर इमेज इस तरीके से बताएंगे, तो आप कॉन्फ़िगरेशंस बताते हैं उसके। अब कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए, जैसे कि ये मेरे को वेज एंड डैश में दे रखा है, तो सबसे पहला रूल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, वो व्यूअर से दूर होना चाहिए। यानी कि आपके पास में आता है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप should be away from viewer। यानी कि जब भी आप R और S कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करोगे तो सबसे पहले आपका जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। तो आपने प्रायोरिटी दे दी। प्रायोरिटी डिफाइन करने के बाद में अब आपको इसको अवे फ्रॉम द व्यूअर करना है, तो आप इसको रोटेट करा दोगे। अगर आपने इस पूरे को रोटेट करा दिया, मतलब पूरा ही आपने 180 डिग्री पे इस कंपाउंड को रोटेट करा दिया, तो आपका 3 उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड को 180 डिग्री पे पूरा रोटेट करा दिया। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको अवे फ्रॉम द व्यूअर पोजीशन से एक्सचेंज करोगे। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पोजीशन को, इस 1 और 4 पोजीशन को एक्सचेंज किया। जब मैंने 1 और 4 पोजीशन को एक्सचेंज किया तो अब मेरे पास में जो H है वो बिलो द प्लेन हो गया और जो OH है वो अबव द प्लेन आ गया, ये आ गया। और जब आप ऐसे जब आपने इस तरीके से एक्सचेंज कर दिया तो उसके अलावा जो दोनों पोजीशन बची हैं उन्हें भी आप एक्सचेंज करोगे। यानी कि 2 की जगह आपके पास में 3 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। तो मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं बस पोजीशन चेंज कर रही हूँ। जब आपने इस तरीके से पूरे कंपाउंड को
पूरे कंपाउंड को रोटेट करा दिया। अब आप इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रोटेशन देखो, ये आ गया 1 2 3 4 अवे फ्रॉम द व्यूअर है। अब जब आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया तो अगर आपका 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, जब आप इसको देख रहे हो, जब आप 1 से 2 3 4 पे चल रहे हो और ये आपका क्लॉकवाइज आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 को ही देखते हैं क्योंकि 4 को आपने ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर कर दिया है। अगर आपका काउंट क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसे आप आर डिफाइन करते हैं। द डिस्क्रिप्शन द एनेंटियोमर ऑफ दीज कंपाउंड विल हैव क्लॉकवाइज सीक्वेंस इज डेजिग्नेटेड आर एज आर, यानी कि जिसमें कि आपके पास में क्लॉकवाइज डेजिग्नेशन होगा उसे आप आर बोलेंगे, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डेजिग्नेशन होता है उसे आप एस बोलते हैं, डेजिग्नेटेड एज द एनेंटियोमर, इसे आप एस बोलेंगे। अब यहाँ पे जब आप चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉक आपकी इसी तरीके से चलती है 1 2 3, यानी कि ये कंपाउंड आपके पास में आर होगा। और मैंने कहा था आप इसको रोटेट करा दो, रोटेट कराओगे तो 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 आगे चला जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा। तो आपने 180 डिग्री पे इसको रोटेट करा दिया या फिर आपने 2 पोजीशन एक्सचेंज कर दी, तो इस कंपाउंड का आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर। तो आप जब इसकी नेमिंग देंगे तो नेमिंग देते हुए आपके पास में, अब जब IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया है कंपाउंड, ले लेते हैं, हमारे पास में ये दिया है CHOH, ये मेरे पास में NH2 और यहाँ पे मेरे पास में ये है हमारे पास में Br, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आप प्रायोरिटी दोगे तो सबसे पहले आप ब्रोमीन को प्रायोरिटी दोगे, ये आपके पास में 1 हो गया, ऑक्सीजन वाला 2 हो गया, अमीन वाला 3 हो गया और ये आपके पास में 4 हो गया। अब ये 4 अवे फ्रॉम द प्लेन तो नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं पहले सारे कॉन्फ़िगरेशन लेके चलती हूँ और फिर हम सबके लिए ही बात करेंगे। तो पहली बात, अगर मैं इसको अवे फ्रॉम द व्यूअर लूँगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या किया 4 और 3 को एक्सचेंज किया, यानी कि क्योंकि मुझे उसे अवे फ्रॉम द व्यूअर ले जाना है तो आप उस पोजीशन से उसको एक्सचेंज कर दो जो कि अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो मैंने 4 को 3 से एक्सचेंज कर दिया, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया NH2 और यहाँ पे मेरे पास में आ गया ये H ग्रुप, और फिर मैंने इन दोनों पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, तो अब मेरे पास में जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे आ गया और जो Br ग्रुप है वो मेरे पास में यहाँ पे चला गया। अब आप इसको 1 2 3, और जब आपने इसको 1 2 3 दिया तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ये देखो 1 से 2 और 2 से 3, तो आपका जो रोटेशन हो रही है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि ये कंपाउंड आपका आर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देती हूं और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप यहाँ से देखो कि आप ये सोचो कि आप यहाँ से इस कंपाउंड को व्यू कर रहे हो, जब यहाँ से आप इस कंपाउंड को व्यू कर रहे हो तो ये आपका हेड है, ये आपके दोनों हैंड्स हैं और ये टेल है। तो इस केस में आपके पास में जो हेड है वो H है, यानी कि आपके पास में ये H है, और जो टेल होगी वो OH होगी, क्योंकि ये ऑन द प्लेन अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आप क्या करोगे कि NH2 ग्रुप आपके पास इधर है और Br ग्रुप इधर है, तो पहले इन दोनों को खोल दो लेफ्ट और राइट करके, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास में NH2 ग्रुप है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पे Br ग्रुप है। ये आपने इस कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट कर दिया, ये आपने इस कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी कभी हमारे पास में फिशर प्रोजेक्शन होता है तो जो वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज अबव द प्लेन, वो हमेशा अबव द प्लेन होती है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा बिलो द प्लेन होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर ये बाई चांस बिलो द प्लेन नहीं होता तो आपको इसे चेंज करना पड़ता। तो मुझे फिशर प्रोजेक्शन ज़्यादा ईजी लगता है देन कंपैरिजन टू ये वेज एंड डैश या सॉ हॉर्स के कंपैरेटिवली। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन पे आ गई, और वर्टिकल लाइन पे आते ही ये मेरी ऑलरेडी अबव द प्लेन हो गई, यानी कि ये 2 ग्रुप मेरी साइड हैं और वो वाले 2 ग्रुप उधर अब बिलो द प्लेन है। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ से कंपाउंड को देखा तो ये वाले जो 2 ग्रुप हैं ये मेरे पास मेरी तरफ आ रहे हैं, और जो H और Br हैं वो उधर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग आप दोगे 1 2 3 और ये 4 आपका ऑलरेडी अबव द बिलो द प्लेन है। अब आप रोटेशन देखो, रोटेशन देखोगे 1 2 3 आपका अब भी कंपाउंड आर आ रहा है। अगर आपके दोनों करने पर अलग आ रहे हैं, यानी कि आपने इससे सॉ हॉर्स में किया और फिर आपने न्यूमैन में किया या आपने इसमें फिशर में किया, अगर अलग आ रहे हैं तो यानी कि आप कहीं गलती कर रहे हो। तो ये आपके पास में हो गया आर प्रोजेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया, हमने इस कंपाउंड की मिरर इमेज यहाँ पे बना ली। ये आपके पास में आ गई मिरर इमेज। मिरर इमेज में मेरे पास में यहाँ पे H है, ये OH है और ये मेरे पास में Br है
और ये मेरे पास में NH2 ग्रुप है। अब मैं इस मिरर इमेज का फिशर प्रोजेक्शन बना देती हूँ पहले। अब मैं इसे यहाँ से व्यू कर रही हूँ, यानी कि व्यूअर की जो आई है वो इस साइड से है। अगर व्यूअर की आई इस साइड से है तो जो बिलो द प्लेन है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है और जो अबव द प्लेन है वो मेरे राइट हैंड साइड पर है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में NH2 ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास में Br ग्रुप है, हेड पे H है और टेल पे OH है। इस तरीके से है, टो साइड पे OH है। अब आप देखो यहाँ पे पोजीशन को, ये आपके पास में हो गया 1, ये आपके पास में हो गया 2, ये आपके पास में हो गया 3। अब जब आप यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं और इस तरीके से इसकी पोजीशन आ रही है, ये देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। 1 से 2, 2 से 3 पर जब आप अरेंजमेंट देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि ये कंपाउंड आपके पास में S होगा। तो इस तरीके से आप कंपाउंड में R और S कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। R और S कॉन्फ़िगरेशन से केवल हमें ये पता चलता है कि हमारे एलिमेंट या हमारा जो ग्रुप है वो कार्बन के साथ किस तरीके से अरेंज है, 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इट डजंट the RS configuration do not define the optical activity of the compound, वो केवल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप बताता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने कायरलिटी ली। कायरल कंपाउंड वो होते हैं विच हैज़ द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब अगर आपके पास में कायरल कंपाउंड है तो वी आर डिफाइनिंग देयर कॉन्फ़िगरेशन। आप कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, चाहे आप 100 हॉर्स ले लो, चाहे आप फिशर प्रोजेक्शन ले लो, आप इजीली उसे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास में ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आ गया R और S। इस तरीके से आप R और S कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हैं। इसके बाद में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया है मुझे और इस क्वेश्चन में मुझे इन दोनों का बताना है। अब इन दोनों से मतलब नहीं है, आप इस तरीके से नहीं लिखोगे कि हमें 2 कंपाउंड 2 कार्बन दिए हैं दोनों। पहली बात तो कौन कौन से कार्बन कायरल सेंटर को डिफाइन कर रहे हैं। अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो वो आपके कायरल सेंटर हैं। जैसे कि यहाँ पे ये CH2 है, ये कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे आपके पास में कार्बन है, ये OH ग्रुप है, ये आपके पास में CH3 ग्रुप है, ये आपके पास में CH2 ग्रुप है जो कि अलग कनेक्टेड है। तो ये वाला कार्बन आपके पास में कायरल है। इस वाले कार्बन की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास में इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे C के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपके पास में H है। जो फोर्थ ग्रुप है जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वो हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे जो OH ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है वो आपका बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब आपके पास में 2 कायरल सेंटर हैं, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं। एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। अब मुझे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, दोनों का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो नंबरिंग देनी पड़ेगी, मुझे पोजीशन बतानी है कि मुझे कहाँ, क्योंकि अगर मैं इसको 2 मान रही हूँ, दूसरा कोई इसे 3 मान रहा है तो वो गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप IUPAC नेमिंग दे दो। IUPAC नेमिंग आप जैसे करते हो, नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। तो मिथाइल को प्रेफरेंस मिलेगी तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है 1 2 3 4 5, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो कंपाउंड आपके पास में है 3 मिथाइल पेंट एन 2 ऑल। ये इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आ गई, 3 मिथाइल पेंट एन 2 ऑल। अब मुझे इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि ये हमने पोजीशन डिफाइन कर दी। अब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपने कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो सबसे पहले ध्यान दो कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। यानी कि सबसे पहली चीज आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपका ध्यान लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप पे जाना चाहिए। अगर आपको मान लेते हैं आइसोमर्स दिया है, हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम दिए हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अगर आपको हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम दिया है तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ड्यूट्रियम से कम होगी, ड्यूट्रियम को ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से इसमें प्रायोरिटी दे दोगे। अब यहाँ पे आता है आपके पास में, तो आप इसको इस तरीके से प्रायोरिटी दे दोगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आया 1 क्योंकि O को मेन प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन और कार्बन के कंपैरेटिवली। यहाँ पे C और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे C और 2 कार्बन है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी, अब हम प्रायोरिटी दे रहे हैं 1 2 3 4। 4 आपका ऑलरेडी बिलो द प्लेन है, तो आप 1 2 3 देखोगे तो 1 2 3 ग्रुप आपका R है, यानी कि आपके सेकेंड कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R आ गया, 2R है, सेकेंड पे R है। अब आते हैं थर्ड कार्बन पे। थर्ड कार्बन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन देना है। अब आप इसको पूरा रोटेट करोगे फिर निकालोगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक ले लेते हैं कि मान लेते हैं अगर आपको जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
अबव द प्लेन दिया हुआ है, यानी कि ये जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये आपके पास में अबव द प्लेन आया है। तो पहले आप क्या करो, आप प्रायोरिटी दे दो। सबसे पहली चीज प्रायोरिटी दे दो। तो प्रायोरिटी आप दोगे, यहाँ पे सी के साथ में ओ है, तो इस केस में आपके पास में जो प्रायोरिटी आएगी, पिंक कलर से मैं ले रही हूँ, इसको 1 प्रायोरिटी दूंगी मैं इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को सेकंड, क्योंकि वहां पे CHH है, यहाँ पे COC है, तो इसको सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी, ये आपकी थर्ड होगी और ये आपकी फोर्थ होगी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, तो उसका जो भी ट्रिक क्या है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से निकालोगी, उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल, ये मेरे पास में पोजीशन आ गई 1 2 3 आर की तरीके से आ रही है, पर जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो मेरे पास में अबव द प्लेन है, वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, व्यूअर से दूर की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं है। अगर वो टुवर्ड्स द व्यूअर आएगा तो उस केस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में आ रहा है आप उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यानी कि 3 में जो आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ऐसा आएगा। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप इसमें जिस तरीके से कर रहे थे, मैंने एक्सचेंज करके बताया था, आप वैसे कर दो। आप इसको फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, फिर आप एक्सचेंज करो। चलो इसका फिशर प्रोजेक्शन बना के देख लेते हैं कि मैंने माना व्यूअर यहाँ से देख रहा है, इसमें व्यूअर यहाँ से देख रहा है, तो CH3 मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, H मेरे राइट हैंड साइड पर है, तो यानी कि CH3 मेरे पास में यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया। अब 2 हेड की तरफ है और 3 टेल की तरफ है, यानी कि ये 2 आ गया, ये आपके पास में CHOH ग्रुप वाला जो कंपाउंड है वो यहाँ पे आ गया, और ये C2H5 इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं इसमें प्रायोरिटी दूंगी तो, बट हमने क्या बोला था, जो वर्टिकल लाइन है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ये देखो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यूअर होगी, तो ये बिलो द प्लेन वाली कंडीशन है और ये तुम्हारी अबव द प्लेन वाली कंडीशन है। तो ये आपके पास में आ गया 1 2 3। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, पर यहाँ पे ये टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है फिशर प्रोजेक्शन में। तो इसमें भी आप वही करोगे, जो भी प्रोजेक्शन आपका आ रहा है आप उसका अपोजिट कर दो, या फिर आप दो चीजों को एक्सचेंज कर दो। आप ये काम कर सकते हो कि आप क्या करो, आप इन दोनों पोजीशन को एक्सचेंज करो, इन दोनों पोजीशन को एक्सचेंज करो और फिर आप उसको डिफाइन कर दो। यानी कि अगर मैं रोटेशन लेके चलती हूँ तो मेरे पास में देखो यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, जो वर्टिकल लाइन है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। तो मैं इसमें अब नंबरिंग लेके चल रही हूँ, ये मेरे पास में आ गया 2, ये मेरे पास में आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो मैंने क्या किया, 1 और 4 को और 3 और 2 को एक्सचेंज कर दिया। 2 एक्सचेंज करने होते हैं, हमेशा 2 एक्सचेंज करेंगे, एक एक्सचेंज नहीं होगा, गलत हो जाता है, वो उसकी मिरर इमेज बन जाती है, वो उसका एनेंशियोमर बन जाता है। अगर आप एक एक्सचेंज करते हो, हमेशा आपको 2 एक्सचेंज करने पड़ते हैं, यानी कि 4 का 1 आएगा और यहाँ पे 2 की जगह 3 आएगा। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1 2 3 ऐसा आ रहा है, या तो आप इस तरीके से कर लो, नहीं तो अगर आपको यहाँ पे इसी तरीके से करना है, आप एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 ये आ रहा है आपके पास में, 1 2 3 आर आ रहा है, तो इसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो S। तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप 2 एक्सचेंज करो, या फिर आपके पास में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर वो टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है उसका अपोजिट कर दो। तो आप जिस तरीके से आपको समझ आ रहा है आप उस तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हो। और RS कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एनेंशियोमर्स दिए हैं, एनेंशियोमर्स में अगर आपका एक कॉन्फ़िगरेशन R है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमेशा S होगी। यानी कि अगर मैं एनेंशियोमर की बात करती हूँ, अब एनेंशियोमर क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एनेंशियोमर, बट एनेंशियोमर से पहले आपके पास में आ जाती है ये RNS कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब आता है हमारे पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी। एनेंशियोमर ना कह के मैं कहूँगी मिरर इमेज में एक R है और दूसरा S है, हमेशा एक R होगा और एक दूसरा S होगा अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगला आता है हमारे पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अब हमारे पास में ये जो 2 ग्रुप हैं जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर, 2 कंपाउंड जो हैं जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, तो दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिविटी होती क्या है, सबसे पहले सब 2 कंपाउंड हैं, दे हैव द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट सिमिलर मैं कह रही हूँ बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास में प्रॉब्लम आई, यहाँ पे भी आपके पास में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सो द फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिटरमाइन द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, और क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस तो एक जैसे ही होंगे, और क्योंकि एक जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे तो जितने भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, तो एनेंटियोमर जितने भी आपकी मिरर इमेजेस हैं वो दोनों एक दूसरे के एक आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि सबसे पहले एनेंटियोमर्स हैं क्या, किसी भी कंपाउंड की मिरर इमेज जो है, अगर आपके पास में जो भी कायरल कंपाउंड दिया है उसकी जो मिरर इमेज आएगी आपके पास में, माना E, F, G, और ये आपको दिया है B, E, F, G, ये दोनों मिरर इमेज जो हैं, ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे की एनेंटियोमर होंगी, ये दोनों एक दूसरे की एनेंटियोमर हैं। एनेंटियोमर में अगर एक R होता है तो दूसरा S होता है। अब जब दो एनेंटियोमर हैं तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, अगर नॉन ऑप्टिकल एनवायरनमेंट में है आपके, या फिर आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो सेम होगी, बट अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव एनवायरनमेंट में रिएक्शन करा रहे हो तो इनका डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। अब सबसे पहली बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। आपके पास में जो नॉर्मल लाइट है उसमें हर तरीके की वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, आपका कंपाउंड हर जो वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, क्योंकि उसमें आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सारी फील्ड्स होती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने निकोल प्रिज्म लगा दिया। निकोल प्रिज्म क्या करेगा, निकोल प्रिज्म केवल इसके जो मीडियम है उसके जो पैरेलल जो वाइब्रेशंस हैं वेव्स के उन्हें पास होने देगा, और जो इसके परपेंडिकुलर हैं या फिर जो इसके पैरेलल नहीं है उन्हें पास नहीं होने देगा। तो इसके बाद में जो लाइट निकलती है उसे आप प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहते हैं, या फिर इसे आप पोलराइज लाइट कहते हैं। ये आपके पास में आ गई पोलराइज्ड लाइट। तो जो आप सन ग्लासेस यूज करते हैं, जब आप धूप में जाते हैं तो आप बहुत तेज रोशनी होती है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, तो सन ग्लासेस यूज करते हैं। सन ग्लासेस का भी यही काम है कि वो जो उसके पैरेलल जो वेव्स है उसे पास होने देती है, तो जो वेव्स की जो इंटेंसिटी होती है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपके पास में पोलराइज लाइट आ गई, और इसका अपना एक प्लेन है। तो यहाँ पे ये आपके पास में आ गया प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ये पोलराइज लाइट हो गई, ये इसका प्लेन है। अब इसका प्लेन इस तरीके से है। अब आपने इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या पोलराइज लाइट को आपने इस ट्यूब में पास आउट कराया या फिर इस चैम्बर में पास आउट कराया जहां पे आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करेगा, ये इस पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, यानी कि ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। यहाँ पे फिर हमारे पास में पोलरीमीटर होता है, फिर हम काउंट कर लेते हैं कि इसने कितनी रोटेशन करी है। यानी कि ये था आपके पास में जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट था, ये था पोलराइजेशन। जब आपने इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास आउट करा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से पास आउट करा और इसका प्लेन मूव कर गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि आपका कितना रोटेशन हो रहा है। इसे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करा देते हैं, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जितने भी एनेंटियोमर्स हैं, जितनी भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ये आपकी, जिसमें एक कायरल सेंटर की बात मैं कर रही हूं, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। ये आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि अगर आपके पास में एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है और उसकी मिरर इमेज है, तो ये दोनों मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। अब इस ऑप्टिकली एक्टिविटी में अगर एक मिरर इमेज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रही है या दूसरी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और इट इज अ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, यानी कि आप कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते कि आपका कंपाउंड वेदर इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो और लीवो वर्ड क्या आ गया, यानी कि अगर आपका कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मैं दोबारा बोल रही हूं, आर और एस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आर और एस अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, इन दैट वी आर डिफाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम ओनली। तो आर कंपाउंड आपका क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को। यानी कि अगर आपका कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो देन द कंपाउंड विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे आप
डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। इसे आप स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, इसे आप पॉजिटिव से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाला कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अगर आपका कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो उस केस में जो आपके पास में कंपाउंड है वो लीवो रोटेटरी होगा। और अगर आपका कंपाउंड लीवो रोटेटरी होगा तो उसे आप एल भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में डेक्स्ट्रो और लीवो आते हैं अगर आपका कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो और कितना रोटेट कर रहा है, तो यानी कि अगर आपके पास में कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर की आप मिरर इमेज वाले कंपाउंड ले रहे हो, तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। उसमें से एक कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और दूसरा कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। इट कैन बी ईदर आर और एस, कोई सा भी हो सकता है। तो आर और एस इज अ कॉन्फिगरेशन where this dextro and levo is defining the tendency to rotate the plane of polarized light। दोनों में फर्क है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इसके बाद भी गलती कर देते हो। ठीक है, 11th और 12th वाले बच्चे या 12th वाले बच्चे या जेई वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे वो इसके बाद में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पढ़ाई थी, आर और एस कॉन्फिगरेशन बताया। कॉन्फिगरेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम है, यहाँ पे ये आपका रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है कि आप प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को कैसे रोटेट करा सकते हो। अब कितना रोटेट करा रहे हैं, तो यानी कि अगर मैं एनेंशियोमर की बात करूं या फिर मिरर इमेजेस की बात करूं, तो द कंपाउंड विल हैव डिफरेंट एक्टिविटी टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। या फिर आप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं जो कि आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोटेशन वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट भी अलग मिलेगा, यानी कि पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन वाले कंपाउंड के साथ में फिर रिएक्शन अलग होगी। तो जो आपके एनेंशियोमर होते हैं दे हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट देयर रिएक्शंस इन द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट या इन ऑप्टिकल एनवायरनमेंट, ऑप्टिकली एक्टिव एनवायरनमेंट, दे आर गोइंग टू रिएक्ट डिफरेंटली। अब हमारे पास में आता है कि ये कितना रोटेट कराते हैं। तो हर एक कंपाउंड का अपना रोटेशन फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। पर स्पेसिफिक रोटेशन जब आप निकालते हैं तो आपके पास में उस कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml होनी चाहिए, और जो आप ट्यूब ले रहे हैं वो 1 डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। उस ट्यूब की जो लेंथ है वो, जो इसे मैं L लिख रही हूँ, वो 1 डेसीमीटर क्यूबिक होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है, ये आता है रोटेशन ऑब्जर्व्ड रोटेशन। इसके बाद में आपके पास में कंसंट्रेशन आएगी 1 ग्राम पर ml, आपको इतनी लेनी पड़ेगी, और जो लेंथ आएगा 1 डेस। तो नॉर्मली हमारे पास में 1 ग्राम पर ml नहीं होती है, तो जो भी हमारे पास में ऑब्जर्व्ड रोटेशन आती है, जो हमारे पास में कंसंट्रेशन आती है, उसको यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, जो लेंथ आएगी उसको इस यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो ड्राइव हो जाता है। और स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट नहीं होती है, बट आप इसे प्लस और माइनस लिखते हैं। प्लस से मतलब है आपका कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस से मतलब है आपका कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। अब देखो, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, इसमें आप अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, वैसे नीचे दिया हुआ है पर मैं तब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देती हूँ। यहाँ पे जो H है वो बिलो द प्लेन है, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3 आपका कंपाउंड R आ गया। R है पर लीवो रोटेटरी है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो क्लॉकवाइज है, पर कंपाउंड आपका लीवो रोटेटरी है। अब यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो इसमें जो आपका H ग्रुप आ रहा है वो अबव द प्लेन आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, पर क्योंकि H आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है तो इसका अपोजिट कर दोगे, यानी कि ये कंपाउंड आपका S हो गया। ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक R है एक S है। जो R वाला है वो यहाँ पे लीवो रोटेटरी है और जो S वाला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास में आता है स्पेसिफिक रोटेशन। अब हर एक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स होता है। अब जब यहाँ पे आप ये देख रहे हो अल्फा 20D, तो ये क्या है, 20 यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन को कई बार आप ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ पे T लिखा होगा और यहाँ पे D लिखा होगा। ये आपका सोडियम डी लैम्प के लिए यूज होता है, सोडियम की वेवलेंथ होती है यहाँ पे, तो उसके लिए यूज होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। तो 20 आपका टेम्परेचर है और D आपका सोडियम उसके लिए है, सोडियम वेवलेंथ के लिए है। नाउ अब आपको कोई कंपाउंड दिया है एनेंशियोमेरिक एक्सेस, इसे आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को आप ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं, ऑप्टिकल
प्योरिटी, कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली कितना प्योर है। अब क्या हुआ आपके पास में, पर्टिकुलरली मान लेते हैं एक कंपाउंड है जो कि 100% प्योर है, यानी कि वो 100% डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 100% जितनी भी फॉर्म है वो सारी की सारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। पर अधिकतर ऐसा नहीं होता, आपके पास में मिक्सअप होता है। बट अगर आपका कंपाउंड 50% डी है और 50% एल है, तो दैट टाइप ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पे आपके पास में आएगा अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ एनेंटियोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसे आप रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास में 50% डी फॉर्म है प्लस 50% एल फॉर्म है, यानी कि अगर आपके पास में डी और एल की दोनों की 50-50% फॉर्म है, तो इस केस में आपके पास में जो कंपाउंड होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, और वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि 50% जितना रोटेट करा रहा है उसका 50% अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, माना 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री पे, तो जो आपका जो नेक्स्ट 50% होगा वो उसे 10 डिग्री पे ही रोटेट कराएगा। पर अगर एक क्लॉकवाइज में करा रहा है तो दूसरा उसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा देगा। अब आपके पास में 50% मिक्सचर नहीं है, 50% मिक्सचर नहीं है, आपके पास में मान लेते हैं 70% है, कि एक फॉर्म 70% है और दूसरी फॉर्म 30% है। तो आपका रोटेशन कैसे होगा? तो आपको यहाँ पे एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालना होता है, ई निकालना होता है। ई निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो आपके पास में ऑब्जर्व रोटेशन आई डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर एनेंटियोमर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी या फिर आपको एनेंटियोमेरिक एक्सेस पता चल जाएगी कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितना एक्सेस में है। अब अगर मैं यहाँ पे उसको 50% मान लेते हैं, मुझे एक कंपाउंड दिया है जिसमें मेरे पास में 50% डी फॉर्म है और 30% एल फॉर्म है। तो अब क्या होगा, पहले 30% एल फॉर्म 30% डी फॉर्म के साथ तो रेसिमिक मिक्सचर बना देगी, यानी कि 30% एल फॉर्म 30% डी फॉर्म के साथ में रेसिमिक मिक्सचर बना देगी। ये आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा, यानी कि 60% तो आपका रेसिमिक मिक्सचर आ गया, तो 70 में से 30 वहां चला गया, बाकी कितना बचा 40%। तो यानी कि जो आपके पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी या फिर जितना भी ऑब्जर्व रोटेशन आएगा वो इस 40% की वजह से आएगा, जिससे कि आप एनेंटियोमेरिक एक्सेस बोलते हैं। कि अगर आपको दोनों का मिक्सचर दिया है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर एड्रेलिन इन वाटर इज -53। तो आपको इसकी प्योर कंपाउंड की जो स्पेसिफिक रोटेशन दी है वो -53 डिग्री दी है। A chemist devised a synthetic route to prepare the optically pure adrenaline, but it was suspected that the product was contain a small amount of the undesirable enantiomer। तो इसमें आपका undesirable enantiomer भी है। The observed rotation was found to be -45 डिग्री। Calculate the percentage enantiomeric excess या optical purity आपको बतानी है। ये वाला क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलता है जेई एडवांस के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको CSIR में भी मिलता है, ये क्वेश्चन आपको IIT जैम में भी मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको गेट में भी मिलता है। और भी जो केमिस्ट्री के जो एडवांस लेवल के एग्जाम है वहाँ पे आपको इस तरीके का एनेंटियोमेरिक एक्सेस का क्वेश्चन आया हुआ। CSIR में तो ये कई बार आया हुआ है, जैम में भी आया हुआ, गेट में भी आया हुआ। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले परसेंटेज एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालोगे। तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए आपके पास में ऑब्जर्व रोटेशन कितनी है -45 डिग्री, और स्पेसिफिक रोटेशन आपके पास में है -55 डिग्री इंटू 100। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास में आएगा 0. तो ये आपके पास में आ गया 85%। अगर आप इसे निकालोगे, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया, ये आपके पास में आ गया 85%। तो 85% आपके पास में एनेंटियोमेरिक एक्सेस है। एक एनेंटियोमर दूसरे एनेंटियोमर से 85% एक्सेस में है। तो अब 85% एक्सेस में है, तो जो रोटेशन आ रही है वो आपकी किसकी वजह से आ रही है, 85, यानी कि बाकी जो 15% है वो 15% आपका दूसरा कंपाउंड है। अब 15 में से 15 जो आपका गया, 15 + 15 ये तो आपका लीवो होगा, ये तो आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा, ये आपका रेसिमिक मिक्सचर है। यानी कि 85 में से 15% तो आपका रेसिमिक मिक्सचर में से चला गया, तो इसमें से -15% रेसिमिक मिक्सचर में चला गया, तो आपके पास में बचा यहाँ पे 70%। तो जो आपके पास में रोटेशन आ रही है वो 70% की वजह से आ रही है, यानी कि जो आपका कंपाउंड है वो 70% की वजह से ये स्पेसिफिक रोटेशन दे रहा है। तो जो प्योरिटी है उसकी
वैसे वो 80 एक कंपाउंड 85% है और दूसरा कंपाउंड 50% है, यानी कि एक डेक्स्ट्रो और लीवो में से अगर कोई भी डेक्स्ट्रो या लीवो आपका 85% है और डेक्स्ट्रो आपका 15% है, तो 15% एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो रेसिमिक मिक्सचर बना देगा, यानी कि 30% तो आपका रेसिमिक मिक्सचर हो गया। 30% के बाद में जो 70% है वो आपका एनेंटियोमेरिक एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेशन दे रहा है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आता है हमारे पास में एनेंटियोमर्स पता चल गया, हमें रेसिमिक मिक्सचर पता चल गया। एनेंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी जो कि नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक या नॉन स्टीरियो केमिकल एनवायरनमेंट में होगी तो वो सेम होती है, बट अगर आपका स्टीरियो केमिकल एनवायरनमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। अब आता है एनेंटियोमर्स आर द स्टीरियोमर्स दैट आर द मिरर इमेज ऑफ द वन अनदर। तो एनेंटियोमर्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, एंड दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डायस्टोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो डायस्टोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होंगे, स्टीरियो आइसोमर हैं पर एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। अब आप कैसे पता करोगे? अब यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं, ये आपके पास में 2 कायरल सेंटर हैं। दोनों कायरल सेंटर में आप, यहाँ तो मैंने लिख दिया तो आपको पता चल रहा है, अदरवाइज आप कैसे पता करोगे कि कौन सा इसमें से डायस्टोमर है, कौन सा इसमें से एनेंटियोमर है? तो आपको पेयर बताने हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है और ये कंपाउंड मेरे पास में डी है। तो आपको क्या करना है, दोनों जो कायरल सेंटर है उस कायरल सेंटर पे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो पहले। तो आपके पास में ये आ गया, ये आपके पास में 1 2 3, ये आपके पास में आएगा R, और यहाँ पे आप करोगे 1 2 3 1 2 3, ये आपके पास में आएगा S, यानी कि 1 पे ये R है और 2 पे ये S है। अब ये जस्ट इसके अपोजिट है, मिरर इमेज ही है एक दूसरे की, ये 1 पे S है और 2 पे R है। यानी कि अगर आपको जितने भी कायरल सेंटर दिए हैं उन सारे कायरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है, यानी कि अगर ये 1 पे R था और ये 2 पे S था, तो जो दूसरा कंपाउंड है अगर वो 1 पे S है और 2 पे R है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे, ये एक दूसरे के एनेंटियोमर आ गए। बट अगर एक ही जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, यानी कि ये आपके पास में 1R है और ये आपके पास में 2R है, या फिर आपके पास में कंपाउंड इस तरीके से है कि 1 पे आपके पास में S है और 2 पे भी आपके पास में S है, तो अगर मैं इन्हें इस तरीके से ले लूं A B C D, तो A और B एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे, ये एनेंटियोमर हैं A एंड B, A एंड B विल बी एनेंटियोमर। अब A और C और A और D ये दोनों एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर्स होंगे, ये डायस्ट्रियोमर्स होंगे। और यहाँ पे बट अगर C और D का आप पेयर देखोगे, ये देखो यहाँ पे R है और यहाँ पे R है, ये दोनों S हैं, ये दोनों S हैं, और जो C और D होंगे ये आपस में एनेंटियोमर होंगे। तो इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो A और B एनेंटियोमर हैं और C और D भी आपके एनेंटियोमर हैं, बट A और C, B और D, C और B और A और C ये सारे एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर्स हैं। तो ट्रिक क्या है, अगर आपके जो भी कायरल सेंटर हैं उन पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है, बिल्कुल पहले वाले के अपोजिट आ रहा है, तो वो एनेंटियोमर होंगे। बट कहीं भी एक पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, 1 पे 2 पे, तो उस केस में वो एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मुझे ये कंपाउंड इस तरीके से दिया, कोई भी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल माना मुझे ये दिया RSS। अब मुझे दूसरा जो कंपाउंड दिया और मुझे ये बताना है कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं या डायस्ट्रियोमर्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, यहाँ पे R है, मान लेते हैं यहाँ पे R है और यहाँ पे S आ रहा है, तो 2 जगह सेम है, 1 जगह डिफरेंट है, तो ये इसका डायस्ट्रियोमर होगा। बट अगर मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दिया है कि यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है और यहाँ पे R आ रहा है, तो ये इसका एनेंटियोमर होगा, ये एनेंटियोमर होगा। यानी कि अगर मैं A, B और C की बात कर दूं तो A और C एनेंटियोमर हैं, ये आपके एनेंटियोमर हैं, और A और B एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर हैं। तो इस तरीके से आप एनेंटियोमर्स और डायस्ट्रियोमर्स आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आता है कि देखो, अब हमने कायरलिटी की हमने बात कर दी कि अगर आपके पास में जो कार्बन सेंटर है उसके चारों ग्रुप डिफरेंट है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो कायरल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, हमारे पास में केवल एक कायरल सेंटर नहीं होता। तो अब हम कायरलिटी के अकॉर्डिंग भी हमेशा नहीं चल सकते हैं कि अगर आपके दो कंपाउंड दो एटम हैं जो कि कायरल हैं या तीसरा है वो कायरल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि आपका कंपाउंड डिससिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। बट इसमें भी आपके पास में ट्विस्ट आ जाता है। तो अगर आपके पास में एक से ज्यादा सेंटर हैं तो सबसे पहली बात आपकी सिमेट्री, आपके पास में सिमेट्री कितने तरीके की होती है? पहली बात, आप सिमेट्री होती क्या है, जो हम बार बार सिमेट्री की बात करें। ये जो सिमेट्री मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये केवल क्लास 12 के हिसाब से बात कर रही हूँ। अगर आप CSIR, जैम या उस गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिमेट्री और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, आपको इसके पॉइंट ग्रुप्स देखने पड़ेंगे, तब आपको कंपाउंड में ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे और भी हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। यहाँ पे हम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये मुझे एक ट्रांस कंपाउंड दिया है, ये देखो यहाँ पे H है और इसमें यहाँ पे H है, ये ट्रांस कंपाउंड है। अगर इस ट्रांस कंपाउंड को मैं यहाँ से लेके रोटेट करा दूं, आप देख रहे हो मैंने रोटेशन कैसे कराया, मैंने ऐसे लेके इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये वाला CH3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला CH3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद में मुझे वही कंपाउंड सेम तरीके से मिल रहा है। तो इस सिमेट्री को हम बोलते हैं रोटेशन सिमेट्री, ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं रोटेशनल कायरलिटी। ये रोटेशनल सिमेट्री हो गई कि पर्टिकुलर रोटेशन के बाद में आपका कंपाउंड उसी तरीके की जो ज्योमेट्री है या उसी तरीके का स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोबारा बना रहा है। तो 180 डिग्री रोटेट कराने पर आपका कंपाउंड इसी तरीके से रोटेट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे दिया हुआ है BF3, ये दिया है BF3, अगर मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट कराऊं तो मुझे 120 डिग्री पे रोटेशन के बाद में वही कंपाउंड दोबारा मिल रहा है, तो इसे रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। अब दूसरा आपके पास में आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप पर्टिकुलर कंपाउंड को एक प्लेन में काट दो और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रहे हैं, तो इसे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, जबकि ये आपके पास में रोटेशनल सिमेट्री आ गई, रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर आपके कंपाउंड में रोटेशनल सिमेट्री है तो रोटेशनल सिमेट्री का कायरलिटी पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यानी कि अगर आपके कंपाउंड में रोटेशनल सिमेट्री है तो आपका कंपाउंड तब भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल सिमेट्री को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। N तुम्हारे पास में 36 बाय कितने डिग्री पे तुम इसे रोटेट करा रहे हो, एंगल, तो N की वैल्यू तुम्हारे पास में आएगी 360 डिवाइडेड बाय एंगल, कितने डिग्री पे कितने एंगल पे रोटेट, जैसे कि यहाँ पे 360 बाय 180 आ रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तुम्हारे पास में 2 आ जाएगी, तो तुम्हारे पास में C2 रोटेशन है इस वाले में। यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास में C3 रोटेशन है, क्योंकि 360 बाय 120 करेंगे तो C3 रोटेशन आ रही है। अगर तुम्हारे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनी कंपाउंड दैट पॉसेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एनी कन्फर्मेशन विल बी अकायरल। यानी कि इस केस में आपके पास में जो कंपाउंड होगा वो अकायरल होगा, जबकि इस केस में आपके पास में ये जो कंपाउंड होगा ये कायरल होगा। यानी कि ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और जो दूसरा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अभी तक जो आपने कायरलिटी बात करी थी, जो आपको 11th या 12th में बताया गया था कि अगर एक कार्बन है इसके चारों ग्रुप अलग हैं तो वो कायरल होगा, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर इसके अलावा भी हमारे पास में, अब हम आगे चलते हैं, एक से ज़्यादा सेंटर हैं, एक से ज़्यादा सेंटर होने पर अब आपको सिमेट्री देखनी है कि कंपाउंड में किस तरीके की सिमेट्री है। अगर कंपाउंड में रोटेशनल सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है किसी भी फॉर्म में, कंफर्मेशन में हम बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई कंफर्मेशन इस तरीके से दिया है कि आपको लग रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कंपाउंड दिया है, मेरे पास में है साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में भी मुझे 1,4 ट्रांस साइक्लोहेक्सेन दिया है, ये 1,4 डाइमिथाइल ट्रांस साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड दिया है। अब इस कंपाउंड में आप कहोगे कि भाई अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से कट करूँ तो ये ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको 120 डिग्री पे रोटेट करा दूँ तो C2 तो आ रहा है, इसमें C2 आ रही है, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। पर रोटेशनल सिमेट्री आने से
कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री का फर्क नहीं, रोटेशनल सिमेट्री आने से कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे कि अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से काट रहे हैं तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आपको पर हर एंगल देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला प्लेन इसको सिमेट्रिकल नहीं बना रहा है, बट अगर आप इस कंपाउंड को इस तरीके से डिवाइड कर दो, यानी कि अगर मैं इसका साइक्लोहेक्सेन बनाऊं ये, तो इस केस में ये वाला कंपाउंड मेरे पास में, ये वाला अबव द प्लेन है, अभी भी यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा ये, इसको आप अबव द प्लेन ले लो और ये आपके पास में बिलो द प्लेन आ गया। और यहाँ से अगर मैं इस कंपाउंड को बीच में से ऐसे कट कर दूं तो ये पूरा ही इक्वली डिवाइड होता जाएगा। तो इस कंपाउंड में तुम्हारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ये कंपाउंड आपके पास में अकायरल है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और अगर आपका कंपाउंड अकायरल है तो उसकी मिरर इमेज से, मतलब वो दोनों सेम ही कंपाउंड है, वो कोई इसकी मिरर इमेज नहीं है, यानी कि एनेंशियोमर्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, तभी आप मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये अकायरल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कायरलिटी और अकायरलिटी देख सकते हो। तो ये आपके पास में होता है, इस तरीके से आप कंपाउंड में उस कंपाउंड की कायरलिटी और अकायरलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कायरल सेंटर हैं बट कंपाउंड अकायरल है, यानी कि द कंपाउंड दैट एग्जिबिट रिफ्लेक्शन सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री इवन दो इट हैज अ कायरल सेंटर, बट द कंपाउंड विल बी अकायरल, द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जैसे ये कंपाउंड मुझे दिया है, ये इस कंपाउंड में आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, पर ये मुझे, अगर मैं इस कंपाउंड की तीन चीजें हमारे पास में हैं, अगर मान लेते हैं ये कंपाउंड आपको ट्रांस दिया है, ये अगर आपको ये कंपाउंड इस तरीके से ट्रांस दिया है, इसकी मिरर इमेज बना दूं ये, और आपको कंपाउंड यहां पे सिस दिया है, ये सिस दिया है OH OH, और आप सोचो कि इसकी ये मिरर इमेजेस इस तरीके से हम बना देते हैं, तो आप इसके कहोगे कि 4 आइसोमर्स हो गए, 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, बट ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होगा, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड आपका कायरल है, यानी कि ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये इसकी मिरर इमेज है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। अब आप कहोगे कि ये भी तो इसकी मिरर इमेज है, तो ये दोनों भी तो मिरर इमेज है, तो एनेंशियोमर बन गए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा, बट ऐसा नहीं है। कायरलिटी के लिए आपको सिमेट्री देखनी पड़ेगी। अब इस कंपाउंड में आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि आप यहाँ से कट करोगे तो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज एक दूसरे के बिल्कुल सेम आ रही है, एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ही आ गई तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों सेम ही कंपाउंड हैं। यानी कि इस कंपाउंड के हमारे पास में 3 स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, 3 स्टीरियो आइसोमर्स में भी 3 ऑप्टिकली एक्टिव या 3 स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, एक सिस एक ट्रांस, इसमें से 2 फॉर्म एनेंशियोमर्स हैं और एक मीजो कंपाउंड। तो ये आपके पास में इस तरीके से आप टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी काउंट कर सकते हो, आप ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स भी काउंट कर सकते हो, या फिर कायरल सेंटर भी काउंट कर सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग टोटल आइसोमर्स भी आप बता सकते हैं, जो कि जेई में मेनली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जेई में कि अब तो नीट में भी आ रहे हैं और आपके CSIR में भी आ रहे हैं। तो जब मैंने मेरा जब CSIR क्लियर हुआ था ऑल इंडिया रैंक 31 के साथ में, तो मेरे पास में ये क्वेश्चन आया था, शायद इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन था 2018 में, जिसमें कि उन्होंने मुझसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे थे। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब है कि वो आपसे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों पूछ रहा है, तो वो आपको काउंट करना आना चाहिए। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने के लिए मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको पूरी एक टेबल दे रखी है, 2 to the power n होता है। अगर आपके जो टर्मिनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास में कितने डबल बॉन्ड हैं, तो
तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में नंबर ऑफ एन डबल बॉन्ड एन आते हैं, इवन है या ऑड है, तो आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास में आ गया मीजो कंपाउंड। अब आता है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको हमेशा ये सारी कंडीशन को फॉलो करना है। आपका कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए, एसिमेट्रिक, बट अगर आप CSIR के बच्चे हैं तो आपको डिससिमेट्रिक चल जाएगा, क्योंकि डिससिमेट्रिक में फिर आपके पास में क्या है कि आपके कंपाउंड में अगर रोटेशनल सिमेट्री है, पर रोटेशनल सिमेट्री के अलावा अगर आपके पास में सिग्मा, आई और SN नहीं है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये CSIR वाले बच्चों के लिए इतना, इसको अभी डिटेल में मैं और कराऊंगी, अभी ये केवल हम 11th 12th और JEE मेंस और एडवांस वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। आपका कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कंपाउंड में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या मतलब है? सेंटर ऑफ सिमेट्री से ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये कंपाउंड दिया है, हमें ये कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड में यहाँ पे ऊपर CH3 है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड में H और CH3 है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर मैं यहाँ से इस सेंटर को कनेक्ट करूं ये, और यहाँ से जब मैं इस नीचे वाले सेंटर को कनेक्ट करूं, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। तो ऐसे ही यहाँ से जब हमने इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे इससे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपके पास में होगा तो उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्प्रॉपर रोटेशन की तो हम किसी और क्लास में बात करेंगे जब हम CSIR के लिए एडवांस वाला करेंगे। तो अगर आपके कंपाउंड में ये तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, तो आपका कंपाउंड डिससिमेट्रिक होगा, और अगर आपका कंपाउंड डिससिमेट्रिक है तो दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर अगर आप लोअर क्लास के बच्चे हैं तो आपको बस ये देखना है कि आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, आपके पास में वो इतने एडवांस वाले एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी। अगला आता है हमारे पास में एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो एनेंशियोमर्स आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एनेंशियोमर डिससिमेट्रिक होते हैं, एनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल physical property like melting point, boiling point, solubility, refractive index and density. However, they differ in their ability to rotate the plane of polarized light in opposite direction. This property is called optical activity. इनकी optical activity different होती है। Enantiomer have identical chemical property in achiral environment, यानी कि अगर आपके पास में जो भी solution दिया है वो achiral टाइप का है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट अगर आपके पास में chiral environment है तो they will have the डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और ये आपके PYQ में आया हुआ है, ये आपके JEE में और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी JEM और CSIR वगैरह में तो फिर ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से काउंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है एनेंशियोमर। अब आता है हमारे पास में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी जितना भी होगा हम नेक्स्ट पार्ट में कन्वे करेंगे। बट टिल देन वीडियो देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट के मैं बार बार आपको हर वीडियो में ये बोल रही हूँ, बट प्लीज़ ताकि चैनल आगे रन करे और मोटिवेशन मिले। कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।